बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। जब मैं इस टीले नुमा पहाड़ी या शायद पहाड़ी नुमा टीले की चोटी पर उगी लंबी लंबी घास की आगोश में समाया अपनी बनती बिगड़ती सांसों का ताना बाना बांध रहा था, तो मेरे कदमों का अपने मालकों समेत वाफ करते वो 2 अदद कुत्ते मुझे बखूबी दिखाई दे रहे थे, जिनके साथ दर्जन भर राइफल बरदार सिपाही मौजूद थे। इनका तल्लक शायद किसी कांस्टेबली से था और मैं कलकत्ता के साहली इलाके की किसी हसास मुकाम पर इनकी ज़द में आ गया था। इन लोगों को मेरे ख्याल से इस बात की इतला तो पहले ही से होगी कि कोई मुश्तबा या मफरूर इस इलाके में मौजूद है और अपनी तरबियत के मुताबिक जमीन पर रोशनियां बिछाते बिल आखिर वो मेरे भागते कदमों के तआक़ुब में यहाँ तक चले आए थे। कुत्ते खासे गुस्से में दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल अपने मालकों की तरह। इनका बस चलता या कोई घटिया किस्म के एहसान फरामोश कुत्ते होते तो जिस झुंझलाहट का शिकार थे अपने एक आधा मालक को चट कर सकते थे, लेकिन बंदों की सोहबत ने इनमें कुछ इंसानियत पैदा कर दी थी। पहले तो वो बेचैनी से अपने मालकों को रस्सों समेत वहीं खींचा गए, फिर उन्होंने वापसी का सफर शुरू कर दिया। बिल आखिर एक जगह रुककर आसमान की सिमत मुंह करके भौंकने लगे। शायद कुदरत से अपनी मेहनत के अकारत जाने का गिला कर रहे थे, या फिर अपने मालकों को बताना चाहते थे कि इनका शिकार आसमानों की तरफ प्रवास कर गया है। इनके साथी भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। शायद ऐसे खतरनाक किस्म के मुजरिम से इनका वास्ता इससे पहले कभी न पड़ा होगा, जो इंसानों को तो क्या कुत्तों को भी जुल देकर निकल गया था। अब इनमें गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई थी। मुझे इनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि हमारे दरमियान खासा फासला था, लेकिन जिस जोशो खरोश से वो लड़ाका औरतों की तरह हाथ हला हला कर बातें कर रहे थे, इससे यही अंदाजा होता था कि सब एक दूसरे को मोर्द इल्जाम ठहरा रहे थे। जब कुदरत को बचाना मकसूद होता हो तो वो मौत के जबड़ों में फंसे अपने बंदे को भी इस तरह बाहर खींच लेती है जैसे मक्खन में से बाल। मुझे इस लम्हे अब सिर्फ अपनी खताएं ही याद आ रही थी। ऐसी कोई नेकी मेरे गुमान में नहीं थी जो इस सिला रहमी का सबब बनती। ले देकर एक ही तरफ नजर जाती थी और वो थी मेरी माँ की दुआएं। शाला तत्ती हवा न लगी। वो जब मुझ पर बहुत कुछ पढ़कर फोंकती तो इसके बाद हमेशा यही फिक्रा दोहराया करती थी, या तो वो लोग अकल से बिल्कुल ही पैदल थे या फिर इनकी मत मारी गई थी कि बजाय इस पहाड़ी की तरफ फरार के इम्कानात पर गौर करने के इन्होंने अपना रुख बदला और कुत्तों को हाँकते हुए समंदर की तरफ भागने लगे। इनकी दानिश्त में मैं शायद वहीं कहीं छुपा सुबह की आमद का मुंतजर था और अब वो किसी कारनामे की उम्मीद में इसी तरफ दौड़े चले जा रहे थे। यहाँ से सड़क का फासला बखैर खूबी तय हो गया। ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। मैंने एक टैक्सी को हाथ दिया और इसमें बैठकर सुकून की एक लंबी सांस ली। टैक्सी मैंने बमुश्किल 2-2.5 मील चलने के बाद छोड़ दी। थोड़ी दूर पैदल चला और दूसरी टैक्सी बदल ली। टैक्सियां बदलने का ये अमल जारी रहा और ज्ञानी आत्मा सिंह के हेडक्वार्टर पहुंचने तक मैंने 7वीं टैक्सी पकड़ी थी। अब अगर किसी को शक हो भी जाता तो मेरी बला से। मैंने चेकिंग और तआक़ुब के तमाम इम्कानात खत्म कर दिए थे। सुबह के करीबन 9 बजे थे जब मैं होटल में दाखिल हुआ। मेरी आमद की इतला ज्ञानी को मेरे होटल में कदम रखते ही हो गई थी, क्योंकि वो काउंटर पर खड़ी कताला ने मुझे देखते ही मेरी रहनुमाई इस खास कमरे की तरफ की थी जहाँ ज्ञानी के हुक्म के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। कमरे में पहुंचते ही जिस हस्ती से मेरा सबसे पहला सामना हुआ वो ओमा थी। खैरियत? इसने अंदर घुसते ही दरियाफ्त किया। वो इत्मीनान से सिगरेट सुलगाए एक आरामदेह सोफे पर नीम दराज थी। हाँ, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मैंने इनके सामने वाली कुर्सी पर ढेर होते हुए कहा। मुझे अफसोस है मिस्टर अमरजीत सिंह, पहली ही महम में बदशगुनी हो गई। इसने धुएं के मरगोले उछालते हुए कहा। बदशगुनी? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। हाँ, यही समझ लो। असल में मैं थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स हूँ। कमाल है तुम जैसी तहजीब याफ्ता खातून और वहम प्रस्ती। मैंने उठकर मेज पर लगे पुश बटन पर उंगली रखी। इस पुश बटन को दबाने से सिर्फ इन चंद लोगों में से एक ही अंदर आ सकता था जो ज्ञानी आत्मा सिंह के खुसूसी स्क्वाड में शामिल थे, और दूसरे ही लम्हे एक लंबा तड़ंगा हबशी अंदर घुस आया। ये वही जाते शरीफ थे जिनकी मैं इससे पहले ठुकाई कर चुका था। इसने आते ही झुककर मुझे और ओमा को ताजीम दी। चाय लाओ। मेरा हुक्म सुनते ही वो उल्टे पैरों मुड़ गया। कोई खास तकलीफ तो नहीं हुई? इसके जाते ही ओमा ने मुझे मुखातिब किया। उम्मा देवी, मेरे लिए ये नया खेल नहीं। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए संजीदा लहजे में कहा। ब्रीफ केस ने कुछ तंग तो किया होगा? इसने बड़े अजीब से लहजे में दरियाफ्त किया। ओह नो, मैंने बेपरवाही से कह दिया, और इतनी देर में हबशी गुलाम चाय ले आया। उम्मा ने खुद उठकर चाय बनाई और एक कप मेरी जानब बढ़ा दिया, लेकिन अभी मैंने पहला ही घूंट भरा था जब बड़ी सी मेज के अकब में दीवार में खला
उत्साह नमूदार हुआ और ज्ञानी आत्मा सिंह अंदर आ गया। इसके अंदर दाखिल होते ही दरवाजा गायब होकर दीवार का हिस्सा बन गया। हम दोनों ही इसे देखकर खड़े हो गए और दोनों ने हाथ बांधकर इसे सत श्री अकाल कहा। सत श्री अकाल। ज्ञानी आत्मा सिंह ने हमें बैठने का इशारा करते हुए कहा, आ गए पुत्र। इसने उमा से कुछ कहे बगैर मुझे मुखातिब किया। मेरी माँ ने मेरा नाम अमरजीत रखा था ज्ञानी जी। मैं कभी नहीं हारता, जिस रोज हारा जिंदगी से हार जाऊंगा। मैंने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया, किसी कर्मों वाली का जना है तू। इसने हमेशा की तरह बहुत बड़ी सच्चाई की गवाही दी। ऐसे लतीफे इस खेल में न हो ज्ञानी जी, तो इसका मजा ही क्या। मैंने मुस्कुराते हुए बात बढ़ाई, मुझे अपने इंतखाब पर फख्र है पुत्र। इसने रौनक से ये बात कही थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में इसकी बेवकूफी पर मुस्कुरा दिया। लेकिन महाराज आपने तो इशारतन भी इस खतरे का जिक्र न किया। मैंने दबी दबी जुबान से गिला कर ही दिया, मैं चूक गया था पुत्र। इस मर्तबा बड़ी भूल हुई थी मुझसे। आत्मा सियाह कभी कच्चा काम नहीं करता, लेकिन बासु ने, इसने बासु का लफ्ज खासा चबा कर कहा था और अधूरी बात कहकर चुप हो गया। ज्ञानी ने दोनों हाथों की मुट्ठियां बेंचकर इस लंबी सी मेज के गिरदा गिर्द एक चक्कर लगाया। यूं दिखाई दे रहा था जैसे वो अपने बेतहाशा गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। इस दौरान इसकी नजरें मुझसे हटकर मेज के एक कोने में रखे टेलीफोन पर बार बार ठहरती कि इतनी देर में फोन की घंटी टराने लगी। हाँ, ज्ञानी फोन पर दाड़ा। फिर दूसरी तरफ होने वाली बात पर इसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था, ना हूँ ना हाँ। और आखिर अचानक इसने ये कहकर रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया, मुझे सिर्फ बासु चाहिए, बासु, और इसे हर सूरत में 1 घंटे से पहले मेरे सामने पेश करो। इसके अलावा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जब वो फोन पर दाड़ रहा था तो मैं इसकी शक्ल अंग्रेजी फिल्मों की इस ड्रैकुला से मिलती जुलती थी, जो रात के पिछले पहर अपने ताबूत में से निकलकर इंसानी खून पीने निकला हो और जिसे अभी तक अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई शिकार मैसर न आ सका हो। मैं एक गद्दार को मारने के लिए अपना पूरा ग्रोह दाव पर लगा सकता हूँ, लेकिन ये नामुमकिन है कि कोई आस्तीन का सांप मेरी आंखों के सामने जिंदा फिरे। इसने बड़े ड्रामाई लहजे में मुझे मुखातिब किया। इस लम्हे वो बिल्कुल असली वाला ज्ञानी आत्मा सिंह नजर आ रहा था, खूंखार इंसान, दुश्मन, स्मगलर, जिसके सामने आदमी की हैसियत बेजर्र कीड़े से ज्यादा न थी। उमा को तो जैसे सकता हो गया था, वो अपनी जगह पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। मैंने भी खामोश रहने में मसलहत जानी। अब तो मुझे भी खासा मोहतात रहना था। ज्ञानी बड़ा गाग था, मुझे इसके करीब रहते हुए भी इस पर नजर रखनी थी। कभी मेरी कोई मामूली सी लग्जश भी इसकी नजरों में आ गई तो छुट्टी। करीबन 15-20 मिनट बाद दोबारा टेलीफोन गुनगुनाया। ज्ञानी ने झपट कर रिसीवर उठाया। बको, शायद लाइन पर सवाए मखसूस लोगों के और कोई इससे बात नहीं कर सकता था, तभी तो वो इस तरह मुखातब कर रहा था। दूसरी तरफ चंद लम्हे बात सुनने के बाद एक सफाक मुस्कुराहट इसकी मूंछों के घने बालों में छुपे होंठों पर फैल गई। शाबाश, मैं तुम्हारा मुंतजर हूँ, कहकर इसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। गद्दार आ रहा है, ये फिक्रा इसने पहली मर्तबा ओमा से मुखातब होकर कहा। ओमा अपनी जगह से अचानक उछल कर खड़ी हो गई। इसका चेहरा शिद्दत जज्बात से चमक उठा था, जैसे इसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हो। मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई थी कि आखिर वो इस खबर पर इतनी खुश क्यों हो गई, और जब बासु आया तो इसकी वो हरकत समझ में आ गई। बासु नाटे कद और गठे हुए जिस्म का एक बंगाली था, जिसके चेहरे पर लिखा था कि वो इंसानों की बदतरीन नस्ल का नुमाइंदा है। ज्ञानी जी के साथी इसे खुले हाथों यहाँ लाए थे। ज्ञानी के गिरोह के किसी आदमी को महज इतना हुक्म पहुंच जाना ही काफी था कि ज्ञानी जी ने इसे याद किया है। ख्वाह इसे इस बात का इल्म भी हो कि वहाँ जाना जान से हाथ धोने के मुतरादिफ होगा, फिर भी किसी की मजाल न थी कि इसके हुक्म के आगे दम मार सके। आने वाले के चेहरे से खूंखारी टपकती थी, लेकिन जैसे ही ज्ञानी के आदमी इसे अंदर धकेल कर बाहर निकले और इसकी नजरें ज्ञानी से टकराई तो यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसकी रूह कब्ज कर ली हो। तुमने ही बाटिया को खबर दी, ज्ञानी के लहजे से खूंखारी साफ अयां थी। ना 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 ज्ञानी जी, अम्मा, तो इसके मुंह से लफ्ज भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। उमा इसके अंदर आते ही इसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। फिर इसने बासु के गिर्द एक चक्कर इस तरह काटा जैसे कोई आदमखोर चुड़ैल किसी दहशतज़दा बच्चे का खून पीने से पहले इसके खौफ से लुत्फ अंदोज हो रही हो। शट अप, ज्ञानी की एक ही दाड़ ने इसे जैसे मफलूज कर दिया था। उमा देवी, ज्ञानी ने इस मर्तबा बड़े नरम लहजे में इसे मुखातिब किया। महाराज जी, इसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, इसकी जुबान से सच उगलवाओ। जो ही ये फिक्रा ज्ञानी के मुंह से निकला, बासु के अंदर से जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चलने लगा। नहीं नहीं, परमात्मा की सौगंध, काली की सौगंध, ये झूठ है, ये झूठ है। इसकी गग्याहट पर ज्ञानी और ओमा के यके बाद दीगरे
गूंजने वाले सफाक कह कहे गालब आ गए और मैंने एक मर्तबा भी फिर बिजली कड़कने का मंजर देखा। उमा माहिर जिम्नास्टरों की तरह इसके कंधे पर दोनों हाथ जमाकर इसके सर पर से गुजरती इसके सामने आ गई। इसने बिजली की सी फुर्ती से बार बार पैंतरे बदलकर मुख्तलिफ एक्शन दिखाए। हर मर्तबा जब वो पोज बदलती बासु सहम कर पीछे हट जाता। पीछे हटता हटता अब वो कमरे की दीवार से आ लगा था। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं अपनी कुर्सी में दंसा हैरत से ये नजारा कर रहा था। ज्ञानी भी चूहे बिल्ली के इस खेल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जय काली, ओमा की गैर मानूस सी आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही बासु के मुंह से ऐसी कराह निकली जैसे इसे ज़िबा किया जा रहा हो। खुदा की पनाह, मैं तो नजर भरकर इसके चेहरे को भी न देख सका। इसके स्याह चेहरे पर सुर्ख गाढ़े खून की लकीरें तैर रही थी। ओमा के नाखून रंगीन हो रहे थे। वो वाकई इस वक्त खून पीने वाली काली माता नजर आ रही थी। बासु का मुंह नोचने का ये अमल इसने यके बाद दीगरे 2-3 मर्तबा दोहराया। शायद ये कमरा खुसूसी साउंड प्रूफ था, वरना ज्ञानी भी इस तरह मुतमिन होकर न बैठा रहता। सच बताओ सच, वरना ओमा तुम्हारी जान सिसका कर निकालेगी। ज्ञानी अपनी जगह बैठा बैठा दाड़ा। मुझे माफ कर दो भगवान के लिए, भगवान के लिए। बासु ने चाहा कि जमीन पर झुककर ओमा के पांव छू ले, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। ओमा ने इसके चेहरे पर जोरदार लात जमाई थी। खून से इसके कपड़े भीगने लगे थे। अब शायद इस पर दीवानगी का दौरा पड़ा था, क्योंकि वो चीखता चिल्लाता दोनों हाथ आगे की सिमत फैलाए ओमा का गला घूंटने के लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन वो कोई जमीनी मखलूक तो थी नहीं। नजर इस पर कैसे ठहरती। जय काली, वो दोबारा दाढ़ी। बासु की हसरत दिल ही में रह गई। इस मर्तबा ओमा ने जोरदार पंच इसके पेट में मारा था। और मारो, मार डालो इसे। ओमा की हर जरब पर ज्ञानी के मुंह से नफरत की चिंगारियां निकल रही थी। मैं अभी तक कोई फैसला न कर पाया था। ये खूनी ड्रामा बतौर एक इंसान मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन जिन लोगों के दरमियान में बैठा था वो शायद ऐसे खेल खेलने के आदी थे। बासु ने भी जिंदगी में जाने कि खुद कितने बेगुनाहों को सिसका कर यूं मारा होगा, जो अब कुदरत इसे इस अजियतनाक मौत से दोचार कर रही थी। मैं ये भी सोच रहा था कि ज्ञानी आत्मा सिंह ने मेरी मौजूदगी में आखिर ये सब कुछ क्यों किया था। जाहिर है इसकी भी कोई वजह होगी। अगर इसे मेरे शख्सियत पर कोई शक हो गया था और इसने कमजोर इंसानी फितरत को एक्सप्लॉइट करके कोई अंदाजा कायम करना चाहा था, तब भी मेरे लिए खामोशी और लातल्लक रहना ही बेहतर था। दूसरी सूरत में मुमकिन है इसने मुझे जांचने के लिए ही ये तमाशा यहाँ करवाया हो और मेरे मुमकिन रद्द अमल से कोई नतीजा अखज करना चाहता हो। अगर ऐसी बात थी तब भी मैं इसे अपने कमजोर होने का एहसास क्यों होने देता। ये थी वो मसलहतें जिन्होंने मेरी जुबान और हाथों पर ताला लगा दिया था और मैं भी बज़ाहिर ज्ञानी आत्मा सिंह की तरह इस सफाकी से महजूज होने लगा। बासु के मुंह से अब मुगलजात का तूफान उबल रहा था। वो ओमा और ज्ञानी को वहशियों की तरह गालियां बक रहा था। जवाब में दोनों दरिंदों के कहकहों में मजीद शिद्दत आ गई थी। इन्हें इस खेल में शायद अब ज्यादा मजा आने लगा था। अचानक ओमा फिर अपनी जगह से उछली। इस मर्तबा वो बासु के कंधों पर सवार हो गई। इसकी टांगे किसी ऑक्टोपस की तरह बासु के जिस्म में गड़ गईं। अपने दोनों पांव इसके कंधों पर बैठे बैठे इसने मोड़कर बासु की पसलियों में गाड़ दिए। शायद वो इसके गुर्दों पर दबाव डाल रही थी और इसके साथ ही इसने बासु के सर को दोनों हाथों से सख्ती से दबाना शुरू कर दिया। इसने बासु की कुछ मखसूस रगों को दबाकर इसे मुकम्मल बेबस कर दिया था। इसके मुंह से आवाज निकलनी मुंजमद हो गई। फिर इसके हवा में लहराते हाथ भी बेबसी से ढलक गए। अगला मंजर देखकर मैंने वाकई चंद सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। कड़क की आवाज सुनाई दी और बासु कटे हुए दरख्त के तने की तरह जमीन पर गिर गया। इसकी गर्दन की हड्डी खूनी डायन ने झटका देकर तोड़ डाली थी। ये मखसूस दाव अमूमन कमांडोज ही जानते हैं और बहुत कम मार्शल आर्ट्स के माहिरीन को इसका इल्म होता है, लेकिन वो ये दाव भी जानती थी। इस बात का तो मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था। बासु के जमीन पर ढेर होने से पहले इसके जिस्म से लिपटी वो नागन इसे अलग होकर जमीन पर आ रही। इसने फातेह खिलाड़ी की तरह गर्दन को हल्का सा खम देकर अपने गुरु घंटाल को प्रणाम किया। वेल डन। ज्ञानी तालियां बजाने लगा। फिर दोनों ने मिलकर फतह बुलाई। मुझे भी बादल नख्वास्ता श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह कहना पड़ा। बासु की लाश फर्श पर पड़ी थी। इसके मकरूह चेहरे पर फैली खून की स्याह लकीरों ने इसे खासा डरावना बना दिया था। फर्श पर इसकी लाश के इर्द गिर्द अब खून का तालाब सा बनने लगा था। न चाहते हुए भी मुझे इस तरफ न सिर्फ देखना पड़ा बल्कि ज्ञानी की तरफ देखकर मुस्कुराना भी पड़ा। ओमा टॉयलेट में जा घुसी थी। मैं अभी तक ये सोच कर परेशान हो रहा था कि इस बड़े पूरे होटल में ज्ञानी ने कितनी बेदर्दी से इस शख्स को मरवा दिया। लाश
लाश कैसे गायब होगी, किसी को शक नहीं होगा क्या? लेकिन ये सब मेरे जाती ख्यालात थे, बेबुनियाद वसवसे थे। मेरा वास्ता बड़ी काया और मक्कार शख्स से पड़ा था। इसके हाथ बहुत लंबे थे, हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा लंबे। करीबन 5 मिनट तक इस नाकाबिले बयान अजियतनाक माहौल में ज्ञानी मुझसे बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बातें करता रहा। इसने ब्रीफ केस को अब हाथ लगाया था मुझसे। इसने अब मुख्तसरन पिछले वाकयात सुने थे। इससे पहले इसे जैसे कोई बात याद ही नहीं थी स्वाए बासु के, और अब इसे इस बात का जैसे एहसास नहीं था कि इसके सामने इस भरे पूरे होटल में खून में लिथड़े एक लाश भी मौजूद है। थोड़ी देर बाद ओमा टॉयलेट से बरामद हुई। इसने कपड़े बदल लिए थे। खूनी गुस्ल तो वो पहले ही कर चुकी थी, लेकिन अब शायद खून के धब्बे मिटाकर आई थी। इसके मुतनासिब अज़ा पर मंडे चुस्त कपड़े और खूबसूरत चेहरे को देखकर किसी को इस पर शक करने की हिम्मत ही नहीं हो सकती थी। बाहर आकर वो दोबारा इसी सोफे पर ढेर हो गई। ज्ञानी ने पुश बटन दबाया तो वही बदशक्ल हबशी अंदर दाखिल हुआ। ये पार्सल भाटिया को भेज दो। इसने बासु की लाश की तरफ इशारा किया। आने वाले ने सर झुकाया और बाहर निकल गया। आओ चलें। इसने मुझे और ओमा को अपने पीछे आने का इशारा किया। ज्ञानी अपनी जगह से उठते ही वो खला दोबारा नमदार हुआ। इससे गुजर कर जैसे ही हम तीनों दूसरे कमरे में पहुंचे, दीवार अपनी जगह वापस आ गई। इस लम्हे मुझे इन दोनों से घिन महसूस हो रही थी। खुदा ही जानता है किस तरह मैंने वो जानलेवा घड़ियां गुजारी। दूसरे कमरे में हमें पहुंचे मुश्किल चंद मिनट ही गुजरे थे जब एक खूबसूरत वेट्रेस ट्राली धकेलती अंदर दाखिल हुई। ट्राली पर शराब की मुख्तलिफ बोतलें और गिलास बड़ी नफासत से सजा कर रखे गए थे। वेट्रेस ने मेज पर गिलास सजाए और 3 जाम तैयार कर दिए। पहले इसने ज्ञानी और फिर ओमा को जाम पेश किए, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने इनकार कर दिया। तो तीनों ने इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया का बाशिंदा हूँ। मैं शराब नहीं पीता, इनके पूछने से कबल मैंने कह दिया। हैरत है, ओमा ने कंधे उचकाए। तुम जाओ। ज्ञानी आत्मा सिंह ने मेरे मजीद कुछ कहने से कबल ही वेट्रेस को इशारा किया। वो उल्टे पांव बगैर आवाज पैदा किए बाहर दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। हैरत की क्या बात है ओमा देवी, मैं बावजूद कोशिश के अपनी नफरत न छुपा सका। इस पेशे में ऐसे लोग न देखे न सुने। ज्ञानी इस दौरान हम दोनों से ला तल्लक शुगल मैं नोशी में मसरूफ रहा। मेरा ख्याल है कि आज के बाद शायद तुम अपना ख्याल बदल लोगी। मैंने ये फिक्रा कुछ ऐसा चबा कर कहा कि ओमा महसूस किए बगैर न रह सकी। मुमकिन है इसने कुछ कहना चाहा हो, लेकिन ज्ञानी की मौजूदगी ने इसे माने रखा। अगर इजाजत हो तो बस मैं चला जाऊं। मैंने ज्ञानी को मुखातिब किया। ठीक है, हम रात को दोबारा मिलेंगे। होटल में हमारे साथ ही डिनर करना। इसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। शुक्रिया कहकर मैं बाहर निकल आया। कल रात से अब तक की मुसलसल भाग दौड़ ने मुझे खासा थका डाला था। मुझ में एक लम्हे के लिए भी मजीद कोई रिस्क लेने की ताब नहीं थी। कम अज कम इन हालात में अपने दोस्तों से राब्ता कायम करने की अय्याशी का मुतहम्मल होने से तो रहा। मैं जिस्मानी तौर पर तो ज्यादा नहीं, रूहानी तौर पर अलबत्ता जरूर खुद को मुकम्मल थका हुआ महसूस कर रहा था। मेरी आंखों ने जो कुछ थोड़ी देर पहले देखा था वो शायद मैं कभी ना भुला पाऊँ। कहाँ जाऊँ, बार बार यही एक सवाल मुझे कचोके दे रहा था। फिर एक सिमत दिलो दिमाग ने मुश्तरका रहनुमाई की। माता जी और अमृत कौर के पास। हाँ, इस मजबा खाने में वो 2 पनाहगाहें मुझे बाहर सूरत मैसर थी। मासूम और मुतबरक पनाहगाहें जो बदकिस्मती से इस शैतान के मुतल्लक ही थी, लेकिन इससे बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल अलहदा। ये सोचते ही मैंने घर का रुख किया। चौकीदार ने मुझे देखते ही दरवाजा खोल दिया। शायद अब वो मुझे अच्छी तरह पहचानने लगा था। मैं ड्राइंग रूम से गुजरकर सीधा मकान के अकबी हिस्से में पहुंच गया। हस्बे मामूल इस नहंग सिंह ने, जिसकी यहाँ ड्यूटी थी, माता और अमृत कौर को मेरी आमद से आगाह किया और इजाजत मिलने पर मुझे अंदर ले गया। महर वफा की दोनों पुतलियां मुझे देखते ही लपक कर मेरे करीब आ गईं। पाँव लागू माता जी। मैंने झुककर इनके पाँव छूते हुए प्रणाम किया। मेरा अमरजीत, मेरा शेर कहकर माता ने मुझे अपनी आगोश में समो लिया। इस तकद्दस आब आगोश में पहुंचते ही मुझे एक तमानियत का एहसास हुआ और यूं लगा जैसे मेरे वजूद के गिर्द लिपटा सारा बोझ उतर गया है और मैं हल्का होकर उड़ने लगा हूँ। मेरा वीर कहते हुए अमृत कौर के चेहरे पर भी इन बसात से सुर्खी फैल गई। माता तो लंगर पानी का बंदोबस्त करने चली गई। अमृत कौर वहीं मेरे पास बैठी रही। आज इसकी झिझक काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। दौराने गुफ्तगू जब कभी इसका दुपट्टा सर से सरकने लगता, वो दोबारा सलीके से अपना सर ढांप लेती। आपके माता पिता कैसे हैं? बहन भाई घर बार ढोर डंगर, यही थे वो सवालात जिनका सामना मुझे बार बार करना पड़ रहा था। मैं इसके हर सवाल का जवाब अपनी दानिश्त में तशफ़ी बख्श तरीके से दिया करता था, लेकिन हर पहले के बाद दूसरा सवाल वो मुतजस्सिस होकर करती थी।
थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे मुतल्लक बहुत कुछ सोचने लगे, इसलिए मेरे जवाबात भी मुख्तसर होते थे। माता जी भोजन ले आई तो ना चाहते हुए भी मैंने थोड़ा बहुत खा लिया। हालांकि गुज़श्ता वाक़यात ने मेरी नींद ही नहीं भूख प्यास भी मुझसे छीन ली थी। जरा दम ले ले बेटा। भोजन खाने के बाद माता जी मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। शायद उन्होंने मेरे चेहरे पर थकावट के आसार पहचान लिए थे। जिस्मानी ना सही रूहानी तौर पर तो हम एक दूसरे से गहरा ताल्लुक कायम कर चुके थे और मैंने भी इन लम्हात को गनीमत जाना। सुस्ताने के इरादे से लेट गया। अमृत कौर बेचारी का जी नहीं भरा था। वो अभी बहुत सी बातें करना चाहती थी, लेकिन मुझे लेटते देखकर इसने भी मेरे आराम में मुखल होना गवारा न किया और बादल नख्वास्ता बाहर चली गई। कमरे के एक कोने में बिछी हुई बान की चारपाई पर लेटा मैं दिन भर के वाकयात को खरीदने की कोशिश करने लगा और शायद इसी माहौल की करामत थी या वो रूहानी सुकून जो मुझे हमेशा यहाँ आकर नसीब होता था कि मैं जल्द ही नींद की आगोश में समा गया। वही गहरी नींद मुझे लोरियां देने लगी थी जो चुपके चुपके आकर मुझे यहाँ से निकाल कर पूर्वो पाकिस्तान में ले गई। मेरा पूर्वो पाकिस्तान मुझसे छिन रहा था, अपने प्राय हो रहे थे, मोहब्बतें अपना असर खोने लगी थी। हम सब जो एक ही वक्त में शहीद तीतो मीर और सैयद अहमद शहीद के सिपाही थे, हमने सुनहरे रेशे और रुपहले खोशे से मोहब्बतों के ऐवान सजाए थे। एक दूसरे पर अपना हक तस्लीम करने का आसमानी मुआदा किया था। हमारे दिल एक साथ धड़कते थे। फिर यकायक ये क्या हो गया? नफरतों की ये फसल किसने बोई और किसे काटनी पड़ी? कौन जहरीले लोग थे वो जिनके सांसों ने हमारी मुकद्दस हवाओं को डसा? किसने मोहब्बत से महकती फजाओं में बदगुमानी का जहर घोला? किसने आनन फानन सदियों से एक लड़ी में बंधे एक रिश्ते से पहचाने जाने वालों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया? इस जहर का तरियाक क्या कोई न था? इस संगचूर के डंक पर रखने के लिए जहरे मोहरा का कोई मनका किसी को नसीब न था। कोई मसीहा ऐसा न था कि आने वाली अजाबों की बुशारत देकर जख्मी चाहतों पर फाहा रख सकता। तजदीदे मोहब्बत की कोई सूरत किसी को याद न थी। बोले अहद बसरे पैमान किसी ने किसी को याद न दिलाए। खुदाया ये कैसा अंधेर मच गया था। कोई यूं भी अपनी पहचान बुलाता है, कोई यूं भी एक दूसरे से बिछड़ा करता है। फलक ने कभी पहले भी मोहब्बतों के ऐसे जनाजे उठते देखे। अहदनामे यूं भी कभी टूटे थे। ये अकदा कभी किसी पर न खुला। कई सार मुराकबों में झुके, किसी पर कश्फ न हुआ। बस सब खड़े मुंह दिखा गए और जमाना क़यामत की चाल चल गया। दान के लहलहाते खेतों से क्रोध की ऐसी आग उठी कि लहरें मारते दरिया बेआबो गया खुश्क सहराओं में बदल गए। हर तरफ नफरत थी। नफरत मार डालो, जला डालो, भस्म कर दो। पंजाबी हमारा दुश्मन है, पठान ने हमारा खून पिया है, बलोच हमारे खून पसीने पर ऐश कर रहा है, सिंधियों ने हमारे खून से अपनी जमीनों को सैराबी बख्शी है। हर तरफ यही एक शोर था। चहार आलम यही गूंज आवाज पैदा कर रही थी। क्या बच्चे क्या बड़े, सब के जहनों में एक ही सौदा समाया था, बांग्लादेश। ख्वाह इसकी तामीर में तकरीब की कोई सूरत भी कार फरमा रही हो, सब बावले हुए जा रहे थे। मुल्क दोस्तों की लाशों को निशाने इबरत बनाकर वो चौराहों में लटका देते। इनके चेहरे मसख कर दिए जाते। जब कभी फौज शर पसंदों के खिलाफ हरकत में आती, सारी दुनिया में हाहाकार मच जाती। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चल रही हैं, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हो रहा है, इज्जतें लुट रही हैं। जैसी जहरीली सुर्खियां दुनिया भर के अखबारात की जीनत बन जाती। तूफानों के हाथों उजड़ने वाले, सैलाबों के हाथों तबाह और बर्बाद होने वालों के लिए तो कभी किसी का दिल न पसीजा। स्वाय बैनुल अक़वामी खैरात के और कुछ इनके हिस्से में न आया। इंसानी ज़मीर ने स्वाय चंद बुसीदा कपड़ों और मुज़र सेहत दालों के और कोई शय इन बदनसीबों को देनी गवारा न की। लेकिन जब उन्होंने संग्राम का नारा बुलंद किया, जब वो अपने भाइयों के खून के प्यासे होने लगे, देखते ही देखते इनके हमदर्द मुहाजों का सिलसिला वसी से वसी तर होने लगा। मखसूस नजरियात के आमल अपने जमीरों का सौदा चुकाने वाले दानश्वरों की फौज जफर मौज इनकी मदद को उमड़ी पड़ी। एयर कंडीशन कमरों में बंद नाजुक मिजाज करोड़पति सांपों ने अपना सारा जहर उगलना शुरू कर दिया। दुश्मन के कामयाब सफारतकारों ने खजानों का मुंह खोल दिया। राह की तरबियत याफ्ता फाहशाओं ने बड़े बड़े पारसाओं के बुखिए उधेड़ दिए। उन्होंने बिला तमीज मुल्कों मिल्लत दुनिया के कोने कोने में पहुंचकर अपने मतलब के लोग ढूंढे। इन्हें तान दान मन की नजर गुजारी। इनके पोपले मुंह में अपने भयानक अजाइम की शुगर कोटेड गोलियां उंडेली और इन्हें अपनी मकसद बरारी के लिए तैयार कर लिया। मुकामी सफारत खाना इन्हीं प्रोग्राम देता और वो दिलो दिमाग के दरवाजे बंद करके इस पर अमल कर देते।
प्रोपेगेंडा बड़ा मौसर हथियार है और इसका इस्तेमाल इनसे ज्यादा और कौन जान सकता था, जिनकी सियासत और सफारत की बुनियाद ही मक्कारी और दजल फरेब पर रखी गई हो। इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास था ही क्या, सफाइयाँ, और वो भी बिला जवाब, बेमकसद, लाहासिल। किसके पास मोहलत थी कि हमारी अकल के बादाम तड़वाने के लिए अपना सर पेश कर दे। लोहे को लोहे से काटा जाता है, जादू का तोड़ इससे बड़ा जादू है। जब एक पहलवान दूसरे की गर्दन में अड़ंगा लगा ले तो दूसरे की फसाहत और बलागत वहाँ कुछ काम नहीं आती, वहाँ तो दाव का तोड़ दाव से करना पड़ता है। दुश्मन ने तुरप की चाल चली थी, इसके नहले पे सिर्फ दहला चल सकता था, बाकी सब कुछ बेकार था। करीबन 3 घंटे तक मैंने लाशऊर का ये अजाब भुगता। तब आंसा उम्मीद की एक नन्ही सी किरण बनकर मेरे ख्वाबों में आ जगमगाई। मैं जुगनों की रोशनी हूँ। वो मुझसे एक ही बात कहती रही, तुम नन्हा सा टमटमाता दिया हो, हवा का मामूली थपेड़ा ही तुम्हारा बरम तोड़ देगा। मैं इसे हमेशा एक सा जवाब दिया। ये थी भी हकीकत। आंसा, उस्मान, चाचा, चाची और ऐसे ही दूसरे लोगों की हैसियत थी ही क्या। इन्हें तो अपनी बका की फिक्र दामनगीर थी। वो लोग तो किसी फितरी तकाजे के तहत महज अपने वजूद बरकरार रखने के लिए एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ सफ आ रहा थे। इनकी सफ बंदी के पीछे कोई मंसूबा बंदी नहीं थी, कोई मकसद नहीं था। इनके अजायम नकाबिले तस्खीर, इनकी नीयतों पर फरिश्ते गवाह, इनकी जुर्रतों को सलाम, इनके बलबले ईमान अफरोज। लेकिन इन सब कुछ के बावजूद वो सिर्फ मुदाफत कर रहे थे, सिर्फ मुदाफियत, और वक्त के तकाजे कुछ और थे। वहाँ एग्रेशन दरकार था। अपनी हिम्मतों की किला बंदियों में मोर्चा जन होकर आखिर वो कब तक चढ़ती आंधियों के सामने सीना सुपर होते। दुश्मन को आगे बढ़कर मुहासरे की हालत से निकलकर मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत थी। लेकिन हाय रे हमारी अमन पसंदी, तूने हमें कहीं का न छोड़ा। जुगनों और दिए की इस लड़ाई का इख्तिताम बहरहाल मेरी नींद खुलने पर हुआ। लाशऊर ने मेरी जंजीरें शऊर को थमाई और मैं मरती मारती दुनिया में वापस आ गया, जहाँ कमरे के एक कोने में रखी मेज पर टेलीफोन की घंटी बज रही थी। अमृत कौर ने आकर फोन अटेंड किया था। हेलो वीर जी तो सो रहे हैं, इसने शायद यही 2 फिक्रे फोन पर कहे। दूसरी तरफ से होने वाली गुफ्तगू पर हूँ हाँ करने के बाद इसने फोन बंद कर दिया। मैंने भी इस असना में करवट बदल ली। कई घंटों की नींद ने जहनी और जिस्मानी तनाव खासी हद तक कम कर दिया था। अमृत कौर ने मेरी आंखों में बराह रास्त झांका। मैं चाय ले आऊं आपके लिए? हाँ, पहले मैं नहाऊंगा, कहकर मैं बाथरूम में घुस गया और जब नहाकर बाहर निकला तो दोनों माँ बेटियां मेरा इंतजार कर रही थी। चाय बनाकर उन्होंने पास ही रखी थी। मुझे देखते ही अमृत कौर चाय बनाने लगी और माँ जी प्यार भरी नजरों से मेरे चेहरे के नशेबो फराज में गुम हो गयी। फिर बोली, बेटे के दिल में अभी कोई तरद्दुद बाकी है? माँ से अपना सीना कब तक छुपाओगे? नहीं नहीं माता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते ही मैंने इनके चरणों में माथा टेक दिया। उन्होंने प्यार भरा हाथ मेरे जिस्म पर फेरा। मैं खड़ा हो गया और सलाम करके इनसे रुखसत हो गया। घर से निकलते ही मैंने सुख का सांस लिया। माँ बेटी की घूरती नजरों को जो मैं पीछे छोड़ आया था, जाने वो दोनों क्यों हर वक्त मेरा सीना टटोलती रहती। और सच्ची बात यह है, अब मैं इनसे डरने भी लगा था। मेरे सीने में पूर्व पाकिस्तान के जो शोले फरोजा थे, कहीं इनको भनक न पड़ जाए। जरा इत्मीनान नसीब हुआ तो मैंने गर्दो पेश का जायजा लिया। कितनी गहमा गहमी थी इस वक्त कलकत्ते के बाजारों में। कारें, बग्गियां और साइकिल रिक्शे फराटे भरते इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। इनसे बचता बचाता मैं सड़क के किनारे किनारे चलने लगा और बिल आखिर एक टेलीफोन बूथ के सामने जा रुका। दूरों नजदीक झांका, कहीं कोई मेरा ताक़ब तो नहीं कर रहा। और जब मुझे खतरे की कोई इलामत दिखाई न दी तो अपने स्पाई मास्टर से राब्ता कायम करके इनको सूरत हाल से आगाह कर दिया। मेरी बातें सुनकर उन्होंने एक ही जवाब दिया, अभी तुम्हें ज्ञानी से ही राब्ता कायम रखना होगा, इसके अहकामात की तामील करनी होगी। मैं हैरानों परेशान खड़ा सोचने लगा, अब मैं कौन सा रुख इख्तियार करूं। लेकिन मेरे कदम मेरी सोचों से तेज तर निकले। वो इसी होटल का रुख कर रहे थे जहां इस वक्त ज्ञानी मेरा इंतजार कर रहा था। होटल में पहुंचते ही किसी से कुछ कहे बगैर मैं सीधा इस कमरे के सामने पहुंच गया जहां सुबह मैंने रोमन अखाड़ा देखा था। मेरी शक्ल देखते ही दरवाजे पर खड़ा चौकीदार अंदर इतला देने चला गया और फिर बाहर निकलते ही इसने बड़े मुअद्दब अंदाज में अंदर दाखिल होने का इशारा किया, जहां ज्ञानी जी पाठ में मसरूफ थे। मैं लातअल्लक सा सोफे पर दूसरी जानब मुंह करके बैठ गया। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। कमरे की हालत में बिल्कुल कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। मैं किसी को कसम खाकर बताता कि यहाँ सुबह खूनी ड्रामा खेला गया है तो कोई मेरी बात पर यकीन न करता। वहाँ फर्श पर खून के धब्बे तो क्या, किसी जर्रे तक का नामो निशान नजर नहीं आता था और ज्ञानी की गूंजदार आवाज
नमाज में होने वाले पाठ ने यहाँ एक पुरसोज सी फजा तारी कर रखी थी। वो पापी अरदास बहुत गिड़गिड़ाते हुए कर रहा था। इसका ये रूप इतना कामयाब था कि बड़े से बड़ा चलाक भी धोखा खा जाए और इसके तकद्दुस का कायल हुए बगैर न रह सका। इसने जनकारा बुलंद किया, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। हमने इकट्ठे ही पाठ के खात्मे फतह बुलाई थी। काम इस मर्तबा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है पुत्र। बाटिया गुस्से से तिल मिला रहा होगा, लेकिन कल की मुलाकात मैंने मंसूख कर दी तो सारा भरम टूट जाएगा। मेरे पास यूं तो कारिंदों की कोई कमी नहीं, लेकिन सच पूछो तो इंसानों की बहुत कमी है। अलमिया तो ये है कि तुम वाहिद काम के आदमी हो और इस मर्तबा तुम्ही को दाव पर लगा रहा हूँ। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें इतला कर ही दूं तो ज्यादा अच्छा है कि इस मर्तबा ज्ञानी आत्मा सिंह तुम पर कोई आंच न आने देगा। वह सारे भारत की पुलिस ही तुम्हारे पीछे क्यों न लग जाए, मगर डील ठीक से करना होगा। हम दोनों कमरे में बातें कर रहे थे। पुत्र, हमारा वास्ता नए लोगों से है और किसी नए आदमी पर ज्ञानी आत्मा सिंह कभी एतबार नहीं करता। तुम्हारी अलबत्ता और बात है। इसने बगैर कोई तमहीद बांधे बात मुकम्मल कर दी और मुझे सोचने के लिए छोड़ दिया। जाना कब होगा बॉस? सुबह 10 बजे। ऑल राइट सर। डिनर हमारे साथ करना, आज पार्टी है। मैंने नए कमिश्नर की दावत की है, इसने गुफ्तगू समेटते हुए कहा। ओके बॉस। और ज्ञानी इस खला के रास्ते बाहर निकल गया। इसने अपनी आमद और नकाशी के लिए अब तक यही रास्ता इख्तियार किया था। यकीनन इसमें कोई मसलहत ही रही होगी। मेरा जी तो चाहा कि आगे बढ़कर मेज के आसपास कहीं वो लीवर तलाश कर लूं, जिसे दबाकर पूरी दीवार में खला पैदा हो किया जाता है, लेकिन फिर एहतियात मलहूजे खातर रखते हुए चुपका हो रहा। मुबादा कोई खुफिया कैमरा मेरी हरकतों सकनात चेक कर रहा हो और हौले से बाहर निकल गया। 1.5-2 घंटे मेरे पास खाली थे। इनके किसी खुसूसी इस्तेमाल का मैं पाबंद नहीं था और यही वो वक्त था जब मैं ये नई इतला अपने दोस्तों को दे सकता था। मैं टहलता हुआ होटल से बाहर आ गया, लेकिन इतना बेफिक्र भी नहीं था कि अपने साथ ही बाहर आने वाले इस नौजवान को नजरअंदाज कर देता, जो गालबन मेरी निगरानी पर मामूर था। मैं इसे होटल के इर्द गिर्द चक्कर देता रहा, फिर एक चलती बस से लटक कर अगले सिग्नल पर उतर गया। मेरे उतरने के बमुश्किल 1-आधा मिनट बाद ही मैंने इसे लपक कर इसी बस में सवार होते देखा। बस इसके साथ साथ भागते हुए इसका सांस फूलने लगा था। मैंने एक बिजली के खंभे की ओट में खड़े होकर बस को गुजर जाने दिया और फिर सामने बने एक सुपर स्टोर में जा घुसा। यहीं से फोन पर मैंने दोस्तों को अगले प्रोग्राम से आगाह किया और वहां से हदायत वसूल करने पर बाहर निकल आया। अब मेरा रुख वापस होटल की तरफ था। दिल ही दिल में मुझे इस बेवकूफ पर हंसी आ रही थी और इसको इस गलती पर जो फटकार पड़नी थी इस पर रोना भी आ रहा था। होटल में पहुंचते ही अपने लिए मखसूस आरामदेह कमरे में मैं बिस्तर पर दराज हो गया और मेरी सोचों में मुस्तकबिल की बेरहम परछाइयां रक्स करने लगी। करीबन 1 घंटे में इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। फिर सरहाने रखे फोन पर मशरूब तलब किया। मशरूब लाने वाली वही खूबसूरत वेट्रेस थी जो सुबह हमारे लिए शराब लाई थी। शायद इसके जिम्मे सिर्फ ग्रोह ही के आदमियों को सर्व करना था। इसने कंपा कोला की बोतल खोलकर मुझे पेश कर दी और खुद मुअद्दब सी होकर एक तरफ खड़ी हो गई। बोतल मुझे थमाने से दोबारा पलटने तक इसने मेरे कस बल निकाल दिए थे। ओके तुम जाओ, मैंने आने वाले तूफान से बचने की राह तलाश की। कोई और खिदमत सरकार? इसने फिर बिजलियां गिराई। नो थैंक्स। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ओके सर। इसने जिस्म को झटका देकर बल खाया। दरवाजे पर पहुंचने तक इसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। आदाब बजा लाती हूँ वो बाहर निकल गई। डिनर पर मैं जानबूझकर जरा देर से इस वक्त पहुंचा जब वो लोग शुगल मैं नोशी से निजात पाकर अब खाने पर वहशियों की तरह टूटे हुए थे। मैं भी एक कोने में खड़ा होकर खाने लगा। फिर अचानक चौंक पड़ा। मेरे बिल्कुल सामने एक खासे मुअज़्ज़ज़ मुहाशे जी के साथ जो यहाँ की मुकामी स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन थे मेरे स्पाई मास्टर कह लगाते खाने में मशगूल थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।